हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। आई एम हेयर विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 13 जून 2023 को होने जा रहा है 2 फिजिक्स में। जो आज का सेशन है इट विल बी अवर लास्ट सेशन, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपको 100% शॉर्ट टॉपिक्स को कवर करवा दिया है। नियर अबाउट 250 से 300 टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, जिनमें से एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है। और जो आपका परसों पेपर होने जा रहा है जून 2023 का कॉमर्स, जो बच्चे पेपर 2 कॉमर्स में अपियर होने जा रहे हैं, डैम श्योर है एनटीए इन टॉपिक्स में को टच करेगा ही करेगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं आज के सेशन में। अगर आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन द जून 2023 एग्जामिनेशन। उनका एग्जाम क्लियर हो जाए, और जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के पेपर 2 कॉमर्स के लिए, उनके लिए मैं इस एग्जाम के बाद अगेन स्ट्रक्चर्ड क्लासेस स्टार्ट करूंगा विद अपडेटेड सिलेबस। सारे टॉपिक्स कवर होंगे जो अब प्लॉट होंगे पेपर में। इवन जो आपका पूरा यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज मैं पूरा आपका सिलेबस कवर अप करूंगा। आज का सेशन स्टार्ट करने पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं मैकग्रीगर की थ्योरी वाई। देखो, मैकग्रीगर ने 2 थ्योरीज दी थी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी वाई में से पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, जो थ्योरी वाई वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है ह्यूमन नेचर की पॉजिटिव व्यू पे। यानी ये थ्योरी जो वाई है ये अज्यूम करती है जो पीपल है वो मोटिवेट होते हैं अपनी हायर लेवल नीड्स के, जैसे कि उनकी एस्टीम नीड्स होगी या उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होगी। अब जो ये थ्योरी है ये अज्यूम करती है कि जो पीपल है वो विलिंग है काम करने के लिए, विलिंग टू वर्क है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं अपनी, और चैलेंजेस को सीक ऑन करते हैं। तो ये तो थी मेन मैकग्रीगर थ्योरी वाई की मेन अजम्पशन। अब अगर आपको कोई लाइन, एक पेपर में लाइन डाली थी उन्होंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उन्होंने कहा था एक्सटर्नल कंट्रोल एंड द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट आर द ओनली मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मार्क माय वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड सेम लाइन डाली गई थी। देखो, जो मैंने अभी लाइन बोली है, देखो वो क्या कह रहे हैं, जो आपका एक्सटर्नल कंट्रोल है और अगर आप पनिशमेंट की धमकी देते हो, थ्रेट देते हो, वो अकेले ही 2 तरीके हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लिए जो एफर्ट्स कर रहे हो वो आपको रिजल्ट देंगे। ये एक तरीके की नेगेटिव चीज होगी। देखो, जो थ्योरी वाई है वो तो पॉजिटिव व्यू पे चलती है, बट ये तो नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप किसी को डरा धमका के काम करवाओगे तो वो पॉजिटिव व्यू के अंदर नहीं आता। ये बेसिकली जो ये पर्सपेक्टिव था, ये थ्योरी एक्स का पर्सपेक्टिव था। यानी उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दी थी, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये थी, जो बाकी की 3 ऑप्शन थी वो थ्योरी वाई की एग्जम्पशंस थी, यानी उसके फीचर्स है वो थे। अब जो ये थे ये ऑड वन आउट, यानी ये थ्योरी एक्स की एक पर्सपेक्टिव था जो कि ह्यूमन नेचर की नेगेटिव व्यू पे बेस्ड था, और जो ये ज्यूम करता था जो पीपल हैं वो लेजी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं और उनके कांस्टेंट सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं, इनकम टैक्स के अंदर आते हैं डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। क्या है ये? देखो, जो इस एक्ट की प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं करती किसके रिगार्डिंग, यही उन्होंने मेन पूछा था। देखो, जो इस एक्ट की प्रोविजंस हैं वो जो आपके टैक्स एरियर्स हैं आपके, जो किसके रिलेटेड है, आपके असेसमेंट ईयर के, जिसमें आपकी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई थी, इंस्टीट्यूट हुई थी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। उस टाइम के जो आपके टैक्स एरियर पे, उस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करती इस एक्ट की। जो ये एक्ट है ये उन केसेस पे अप्लाई नहीं करता जिनमें अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम्स या एसेट्स होते हैं। ये यानी वो केसेस जो जिनमें किस चीज की, जो बेसिकली द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन्वॉल्विंग अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट्स और केसेस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर टैक्स ट्रीटीज। जिन केसेस में अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या एसेट्स हैं और यहाँ कोई इंफॉर्मेशन रिसीव है टैक्स ट्रीटी के अंदर, उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं करता। अब जो ये एक्ट है ये डिफाइन करता है टैक्स एरियर्स को, एक एग्रीगेट अमाउंट जो आपके डिस्प्यूटेड टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का और फीस का है, इन रिस्पेक्ट ये चीजें किसके लिए होंगी? कोई आपने अपील की है
अपने टैक्स डिस्प्यूटेड टैक्स के रिगार्डिंग उसके लिए जो आपको इंटरेस्ट टैक्स का जो अमाउंट बनता है या पेनल्टी या फीस है उसे हम टैक्स एरियर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अगेन इनकम टैक्स रिटर्न है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते, यानी अगर आप लेट हो चुके हो, उसकी क्या पेनल्टी पड़ती है? देखो, अगर आपने जो आपको लेट फाइलिंग की इनकम टैक्स रिटर्न पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर मैक्सिमम 10,000 की पेनल्टी पड़ती है फॉर प्रेजेंट। अगर मैं आपको 2022-23 की बात करूं तो तब 5,000 की पेनल्टी थी। ओके, अगर आपकी इनकम यानी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो जो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी है जो लेवाई की जाती है डिले के लिए वो 1,000 की होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अब ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या है? देखो, ये एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिसमें जो कंपनियां वो लाइबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करती बैलेंस शीट पे। While not recorded on balance sheet itself, these items are nevertheless asset and liabilities of company. अगर कंपनी इस अकाउंटिंग प्रोसेस में अपनी लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करती, यानी अगर ये आइटम्स बैलेंस शीट पे कंपनी की नहीं आए तो ना तो ये फिर एसेट्स है ना तो ये कंपनी की लाइबिलिटीज है। देखो, जो आपकी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होती है इनको यूज किया जाता है आपका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है और जो आपके लिवरेज रेशियो उनको कम करने में, उनको लो करने में। इससे क्या होगा? फैसिलिटी मिलेगी आपको चीप बोरोइंग की। आप अपने बॉन्ड कन्वीनियंस को प्रिवेंट कर पाएंगे फ्रॉम बीइंग ब्रीच्ड। ओके, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं जो आपके ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है उसमें जो पेपर में आई थी, जो पेपर में पूछा था, एक तो थे सिक्योरिटाइजेशन, फैक्टरिंग, फोरफेटिंग और ऑपरेटिंग लीज। इनको स्टडी करते हैं। देखो, जो आपकी सिक्योरिटाइजेशन है ये प्रोसेस है जिसमें आप अपने वेरियस जो आपके टाइप्स के कॉन्ट्रेक्चुअल डेट है उनको पूल करते हो, उनको सेल कर देते हो, जो उनके रिलेटेड कैश फ्लोस है थर्ड पार्टीज को एज जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे एज सिक्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट आती है फैक्टरिंग। देखो, जो फैक्टरिंग है ये एक टाइप की फाइनेंसिंग है जिसमें क्या होता है, जो आपके सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल्स है उनको थर्ड पार्टी, उनको यानी सिंपल जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स है उनको सेल कर दिया जाता है थर्ड पार्टी को एट अ डिस्काउंट। नेक्स्ट आती है फोरफेटिंग। ये एक फॉर्म है ट्रेड के फाइनेंस की जिसमें सेल किया जाता है जो आपके एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स हैं, यानी आपने चीजें एक्सपोर्ट की हुई उनसे आपको पैसा आना है, उसको सेल किसको किया जाता है? फोरफेटर को, जो अज्यूम क्या करता है? नॉन पेमेंट का रिस्क बाय अ इंपोर्टर। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग लीज। देखो, जो ऑपरेटिंग लीज है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है ये जो आपके यूजर को अलाउ करता है एक एसेट को रेंट करने के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओनरशिप राइट्स को बिना ट्रांसफर किए। सो होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट का। देखो, जो आपके स्टैटिस्टिकल टेस्ट है इनको यूज किया जाता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। अब ये किस रिगार्डिंग होते हैं? ये होते हैं रिलेशनशिप जो आपके वेरिएबल्स या आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के बीच में है। अब जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको किया किसके थ्रू जाता है? थ्रू ऑब्जर्व डाटा या प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए। देखो, डिफरेंट टाइप्स के स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, डिपेंड इनके टाइप के, आप कौन से टाइप को यूज करते हो ये डिपेंड करता है डाटा की टाइप पे, अजम्पशंस पे और रिसर्च के क्वेश्चन पे। अब एक अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट बताऊं तो वो आता है चाई स्क्वायर टेस्ट। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कैटेगोरिकल डाटा के लिए। अब कैटेगोरिकल डाटा क्या होता है? देखो, जो आपका कैटेगोरिकल डाटा है ये वो डाटा है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में और कैटेगरीज में। अब किसके बेसिस पे आप अपने ग्रुप और कैटेगरी कैसे बनाओगे? आप जेंडर के बेस पे बना सकते हो, कलर के बेस पे बना सकते हो या पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे बना सकते हो। जो आपके चाई स्क्वायर टेस्ट होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है चाई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, दूसरा होता है चाई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, जो तो आपका चाई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है इसको यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि वेदर जो आपके ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल की, वो डिफरेंट है आपके हाइपोथेसाइज्ड और या आपके एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो इस टेस्ट को आप यूज करके ये देख सकते हो कि अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया वो फेयर है। अब कैसे पता चलेगा? कंपेयर करके जो आपके ऑब्जर्व नंबर ऑफ टाइम्स आपका हर एक फेस डाइस का शो अप करेगा विद द एक्सपेक्टेड नंबर। ओके,
नेक्स्ट जो आपके पास इसकी टाइप आती है वो आती है चाइस के टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टेस्ट को यूज करके ये टेस्ट किया जाता है कि जो आपके दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं जो रिलेटेड है या वो रिलेटेड है या वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो जब आप टेस्ट करते हो ये देखने के लिए कि जो आपकी रिलेशनशिप है जेंडर और पॉलिटिकल पार्टी की प्रेफरेंस में उसको कंपेयर करने के लिए आप किसको कंपेयर करते हो, आप अपने ऑब्जर्व नंबर ऑफ पीपल हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ जेंडर में और पार्टी में जो विद द एक्सपेक्टेड नंबर विच शुड बी प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच वेरिएबल। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। मैंने देखो आपको चाइस के बताया जो है हमारा ट्रकमैन्स मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। क्या है ये देखो जो आपका ट्रकमैन ये जो आपकी जो जब आप ग्रुप को डेवलप करते हो उसमें एक परफॉर्मिंग स्टेज आती है, उस परफॉर्मिंग स्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रकमैन्स मॉडल बनाया गया था ग्रुप डेवलपमेंट का। क्या फीचर्स थे इसके, देखो जो इसके ये फीचर्स है, देखो जो लीडर है वो रियरली इंटरवेन, बहुत कम चांस है कि वो आप बीच में इंटरवेन करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में ही लीडर बीच में आपके इंटरवेन करेगा। इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। जब अब आपको लीडर की हेल्प या बेनिफिट तभी मिलेगा जब बहुत जरूरी होगा। नेक्स्ट जो है जो आपके टीम मेंबर्स है वो ऑटोनॉमसली अपने टास्क पे वर्क करते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना वो नियरली कंप्लीशन स्टेज में होता है। अब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा यूजली कंस्ट्रक्टिव या जो रिलेटेड है डायरेक्टली प्रोजेक्ट के, उसको रेदर देन पर्सनल डिसएग्रीमेंट्स। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, देखो जो आपका इसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा वो यूजली कंस्ट्रक्टिव होगा या डायरेक्टली रिलेटेड होगा प्रोजेक्ट के साथ, कोई पर्सनल डिसएग्रीमेंट के कारण नहीं होगा। आपका जो ग्रुप का मोराल है वो बहुत हाई होगा, जो ग्रुप की लॉयल्टी है वो भी इंटेंस होगी। ओके, तो ये तो थी मेन कुछ आपके ट्रकमैन्स मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट की परफॉर्मिंग स्टेज के फीचर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक करते हैं। देखो कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, उन स्टेटमेंट्स को मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो जो आपके रेगुलेटर्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में वो क्या बिलीव करते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि अगर आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं जो बैंक्स की उनको इंक्रीज कर दो, उससे रिड्यूस हो जाता है लाइक्लीहुड ऑफ देयर फेलियर। यानी ये बात ठीक थी, ये बिल्कुल करेक्ट थी, क्योंकि जो ये बात है ना, जो ये स्टेटमेंट है ये कंसिस्टेंट है विद बेसल अकॉर्ड्स। अब जो बेसल अकॉर्ड्स क्या थे, ये सीरीज ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन थी जिनका एम ये था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए और जो आपकी कैपिटलाइजेशन है बैंक्स की वो एडिक्वेट होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था जो आपकी ओपन फाइनेंशियल मार्केट है वो सोलली इन्फ्लुएंस होते हैं अकेला करेंसी रेट मूवमेंट्स के साथ। देखो ये एब्सोल्यूट मार्क माय वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड यही पूछा था, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपलिसिस्ट है। देखो आपकी करेंसी रेट मूवमेंट्स को छोड़ के इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ओपन फाइनेंशियल मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। अगर मैं उसको आपके एग्जांपल्स बताऊं तो इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ट्रेड बैलेंस हो गया, कैपिटल फ्लोस हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, ये सारा आपकी जो करेंसी रेट मूवमेंट्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो कह रहे थे, वो स्टेटमेंट क्या कहती थी, जो आपके फाइनेंशियल इनफ्लो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो नेट फ्लो हो रहा है कैपिटल का into one country in the form of increased purchases of domestic assets by foreigners। ये करेक्ट स्टेटमेंट थी। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फाइनेंशियल इनफ्लो की, यानी डेफिनेशन है मतलब ये असलियत है। नेक्स्ट उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी, जो आपके टायर 2 कैपिटल है बैंक्स की उसमें परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो इंक्लूड करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। देखो जो आपके परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ये एक हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है जिनको काउंट किया जाता है एज टायर 2 कैपिटल अलोंग विद द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, सबऑर्डिनेटेड डेट और जनरल प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट जो एक स्टेटमेंट थी उन्होंने कहा था ओनली प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया हैव इंप्लीमेंटेड बेसल 3 गाइडलाइन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। देखो जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में उन्होंने भी बेसल 3 गाइडलाइंस को 2013 से इंप्लीमेंट किया हुआ है। होप सो आपको अच्छे से ये सारा टॉपिक कंप्लीट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रिकमेंडेशंस करने जा रहे हैं हम रिकमेंडेशंस मेड बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन इट्स रिपोर्ट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी इन मार्च 2021। देखो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी फाइनेंस की,
उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड की मार्च 2021 में, उसकी रिकमेंडेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले ये कहा था एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो आपकी क्रेडिटर्स की कमिटी है। अब जो आप कॉन्स्टिट्यूशन होगी एक स्पेशलाइज्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के बेंच की आईबीसी के मैटर्स को हियर करने के लिए। इवन जो आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उनके रोल को स्ट्रेंथ किया जाएगा। जो आपके आईबीसी के प्लेटफॉर्म से जितने भी आपके इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के प्लेटफॉर्म है उनको डिजिटाइज कर दिया जाएगा और ओवर द इंटरनेट लाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेक्शन 58 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। देखो जो सेक्शन 58 है वो ये बताता है, कुछ अमाउंट्स को बताता है जिनको हम डिडक्ट नहीं कर सकते अपनी इनकम को कंप्यूट करने के लिए अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हमने ये जो मैं आपको खर्चे बताने जा रहा हूं इनको हमने किया है, हम इसकी डिडक्शन नहीं ले सकते अपनी इनकम को कंप्यूट करने के टाइम पे। देखो सबसे पहले तो असेसी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं कर सकता अपनी इनकम से। अगर आपका कोई इंटरेस्ट चार्जेबल है इस एक्ट के अंदर जो इंडिया के बाहर पेएबल है, जिसपे आपने टैक्स नहीं पे किया या उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, तो आप उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते सेक्शन 58 ऑफ इनकम टैक्स 1961 के तहत। अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट किया जो चार्जेबल है हेड सैलरीज के हेड के अंदर, जो आपको आउटसाइड इंडिया पेएबल है, जिसपे आपने टैक्स पे नहीं किया या कोई डिडक्शन टीडीएस की नहीं ली, तो उसको भी आप डिडक्ट नहीं कर सकते। आपका कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी नेचर सबसेक्शन 12 के अंदर आती है सेक्शन 48 यानी सेक्शन 40A सबसेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अंदर अगर आपकी कोई नेचर है जो आपके एक्सपेंडिचर किया तो उसकी डिडक्शन नहीं ली जा सकती। अगर आपने कोई डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स की पेमेंट किया, अगर आपने एक्सेसिव पेमेंट्स किया टू रिलेटेड और रिलेटिव, उसकी भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। देखो पहले तो हम ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं। देखो जो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ये एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, जिसका क्या मतलब है कि अगर जो आपका पर्सन या एंटिटी है जो एक पॉलिसी ले रहा है उसका एक लीगल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में पॉलिसी के। सिंपल बात वो कहना क्या चाहते हैं, आप जिसके रिगार्डिंग पॉलिसी ले रहे हो यानी वो आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपका उस सब्जेक्ट मैटर में लीगल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इस प्रिंसिपल को इंश्योरेबल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो आपका पर्सन भी कोई हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस में ले लो, कोई आइटम हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है या कोई एक्शन हो सकता है। अब देखो जो आपका पर्सन या एंटिटी या जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है पॉलिसी में, उसे फाइनेंशियल लॉस सफर करना पड़ेगा या कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा अगर मान लो सब्जेक्ट मैटर डैमेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या बंदा मर जाता है। समझ के चलो, आपने ऐसी किसी चीज की इंश्योरेंस करवा ली जिसके नुकसान पे आपको कोई फाइनेंशियल लॉस या डैमेज नहीं हो रही, तो फिर आपका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट हुआ ही कैसे? यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऐसा प्रिंसिपल वो ये स्टेट करता है आप जिस चीज की इंश्योरेंस करवाओगे उस चीज में आपका फाइनेंशियल या लीगल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी अगर उसको कोई लॉस होता है मतलब आपको भी लॉस होगा। ओके, देखो जो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो लव और अफेक्शन पे भी बेस्ड हो सकता है, बट ओनली इफ देयर इज ब्लड और लीगल रिलेशनशिप। कंडीशन है लव और अफेक्शन को तभी कंसीडर किया जाएगा अगर आपकी ब्लड और लीगल रिलेशनशिप है। देखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, पहला तो आता है कॉन्ट्रेक्चुअल, दूसरा आता है स्टैट्यूटरी। देखो जब आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर करता है एग्जिस्टेंस होनी चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट की पॉलिसी को अफेक्ट करने के लिए, उसे हम कॉन्ट्रेक्चुअल इंश्योरेंस इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल है, यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की मेन रिक्वायरमेंट है पॉलिसी करवाने के लिए, तो तब वो कॉन्ट्रेक्चुअल इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो जाएगा। जब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैंडेट करता है पर्टिकुलर स्टैट्यू के अंदर जो आपके इंश्योरेंस के साथ डील करता है, तो उससे स्टैट्यूटरी इंश्योरेबल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब हम डिफरेंट पॉलिसीज में स्टडेंगे करेंगे, यानी आपकी जैसे मराइन लाइफ फायर पॉलिसी, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट की कब प्रेजेंस होनी चाहिए। देखो जब आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो जो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एग्जिस्ट तब करना चाहिए जब आप उस पॉलिसी को ले रहे हो, बट जरूरी नहीं है अगर आपका डेथ और मैच्योरिटी टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। जब आप फायर इंश्योरेंस करवाते हो तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम पे चाहिए।
पॉलिसी को लेते तक भी और जब आप लॉस सफर करोगे तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए। नेक्स्ट आती है मैराइन इंश्योरेंस। देखो जो मैराइन इंश्योरेंस है इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट की पॉलिसी लिखते वक्त जरूरत नहीं होती, बट जब आपका सब्जेक्ट मैटर लॉस हो गया या डैमेज हो गया, जब आप इंश्योरेंस का क्लेम ले रहे हो तब आपकी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की प्रेजेंस बड़ी जरूरी है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है इंडिया में। देखो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में और कस्टम क्लियरेंस में रिलेटेड टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, उनको स्टडी करते हैं। पहले तो आपको पता ही है, देखो मैं फिर एक बार बता देता, एक्सपोर्ट का था जब हम इंडिया से अपने गुड्स को फॉरेन कंट्रीज में सेल करते हैं, वो एक्सपोर्ट होता है। उसमें जो हम पूरा प्रोसीजर डिटेल में फॉलो करते हैं उसको स्टडी करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले जो एक्सपोर्टर है उसे ना पैन बेस्ड बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी इंडिया के पूरे होल पैन बेसिस पे एक बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। लेना किससे है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT से लेना पड़ता है शिपिंग बिल को फाइल करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका एक्सपोर्टर है या आपका जो कस्टम हाउस एजेंट है CHA के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो शिपिंग बिल को फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंडियन कस्टम्स EDI सिस्टम ICES के थ्रू। वो शिपिंग के बिल को फाइल इलेक्ट्रॉनिक करेगा। इवन नॉन EDI मोड में भी किया जा सकता है नॉन EDI पोर्ट्स पे। नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें जो आपका शिपिंग बिल है उसको प्रोसेस किया जाता है। करता कौन है? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम RMS करता। अब ये किसका होगा? ये होगा कस्टम डिपार्टमेंट का। और जो असाइन करेगा एक रिस्क लेवल, कौन से हो सकते हैं? ग्रीन, येलो और रेड, तीनों में से कोई भी रिस्क लेवल होगा। नेक्स्ट जो आपका एक्सपोर्टर है या जो आपका CHA है वो क्या करेगा? वो कार्गो को पोर्ट पे लेके आएगा लोडिंग के लिए और एक चेकलिस्ट प्रेजेंट करेगा और अदर डॉक्यूमेंट जितने भी रिक्वायर्ड है उनको प्रेजेंट करेगा कस्टम ऑफिसर के पास। नेक्स्ट कस्टम ऑफिसर उसको डॉक्यूमेंट्स जो उसको प्रेजेंट की गई हैं थ्रू CHA उनको वो वेरीफाई करेगा, उनको एग्जामिन करेगा। इवन कार्गो को एग्जामिन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिस्क लेवल। अगर तो कार्गो को क्लियरेंस मिल गई तो फिर एक लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इशू किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका एक्सपोर्टर है या आपका जो CHA है वो जो आप उसको प्रीवियस स्टेप में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इशू हुआ है वो पोर्ट अथॉरिटीज को प्रेजेंट करेगा लोडिंग ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए। उसके बाद क्या किया? लोडिंग ऑर्डर मिलने के बाद जो आपका कार्गो है उसको लोड कर दिया जाएगा ऑन बोर्ड द वेसल। अब किसकी निगरानी के अंदर? अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम्स ऑफिसर एंड जितने भी वहां पे पोर्ट अथॉरिटीज होंगी। नेक्स्ट क्या होगा? जो आपका मास्टर है वेसल का वो एक मेड्स रिसिप्ट इशू करेगा जो किसके लिए की जाएगी? शेड सुपरिटेंडेंट के लिए जो पोर्ट का होगा। नेक्स्ट जो आपका एक्सपोर्टर है या जो CHA है वो प्रेजेंट करेगा जो उसको मेड रिसिप्ट पिछले स्टेप में मिल गया टू शिपिंग कंपनी और उनसे एक बिल ऑफ लीडिंग को ले लेगा। लास्ट स्टेप में जो आपका एक्सपोर्टर है या जो आपका CHA है वो डिस्पैच कर देगा बिल ऑफ लीडिंग को और जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो इंपोर्टर को थ्रू अ बैंक। समझ आ गया आपका एक्सपोर्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोसेस क्या है डिमांड इक्वेशन को एस्टिमेट करने का यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें बेसिकली 5 स्टेप हैं। सबसे पहला आता है मॉडल स्पेसिफिकेशन। देखो हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं डिमांड इक्वेशन को एस्टिमेट करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करके, उसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है मॉडल स्पेसिफिकेशन का। इस स्टेप में क्या होता है? हम वेरिएबल्स को चूज करते हैं जो आपके डिमांड को अफेक्ट करेंगे और उनको एक फंक्शनल फॉर्म स्पेसिफाई करते हैं, यानी एक डिमांड इक्वेशन के फंक्शनल फॉर्म स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या स्टेप आता है? हम डाटा को ऑब्टेन करते हैं हर एक वेरिएबल पे और उसकी प्रॉक्सी। इसमें इस स्टेप में डाटा कलेक्ट किया जाता है ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल यानी क्वांटिटी डिमांडेड का, और इवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो सकते हैं? आपका प्राइस हो गया, इनकम हो गया, और उनकी प्रॉक्सीज के रिगार्डिंग, यानी प्रॉक्सीज होंगे जो वेरिएबल्स दैट आर कोरिलेटेड विद द ओरिजिनल वेरिएबल। उसके बाद फंक्शनल फॉर्म बनाई जाती है डिमांड इक्वेशन की। नेक्स्ट स्टेप में एस्टिमेट किया जाता है स्लोप कोफिशिएंट्स को। मतलब क्या हो? ये एक स्टैटिस्टिकल पैकेज है जिससे हम रिग्रेशन को रन करते हैं और एस्टिमेट्स ऑफ कोफिशिएंट जो आपके डिमांड इक्वेशन के उनको ऑब्टेन करते हैं। लास्ट स्टेप में क्या होता है? इवैल्यूएशन की जाती है रिग्रेशन के रिजल्ट्स की। इसमें एक्यूरेसी और वैलिडिटी जो आपके रिग्रेशन इक्वेशन की है वेरियस चैट और टेस्ट को यूज करके चेक की जाती है। ओके, ये तो था आपका डिमांड इक्वेशन को एस्टिमेट करने का प्रोसेस यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट जो पेपर में क्वेश्चन जिसमें से आता है या जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस। देखो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में ना मेन 5 स्टेप्स होते हैं।
जो सबसे पहला स्टेप आता है वो होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने का। देखो इसमें एंटीसिपेट किए जाते हैं जितने भी आपके पॉसिबल पिटफॉल्स होंगे एक प्रोजेक्ट के या सिचुएशन के, और उनकी लिस्ट बना ली जाती है। नेक्स्ट स्टेप में आप रिस्क को एनालाइज करते हो, यानी आप अपना लाइक्लीहुड या आपका जो इम्पैक्ट है रिस्क का उनको असेस करते हो, उनको प्रायोरिटाइज करते हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, ट्रीट या रिस्पॉन्ड किया जाता है जो आपको रिस्क पता चल गए हैं। इसमें हम अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी चूज करते हैं डील करने के लिए विद ईच रिस्क, जैसे अवॉइडिंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, ट्रांसफरिंग हो गया या एक्सेप्टिंग हो गया, कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने रिस्क को मॉनिटर करते हैं, यानी हम अपने प्रोग्रेस को और अपनी इफेक्टिवनेस है जो हमारे रिस्क ट्रीटमेंट की उसको ट्रैक करते हैं ताकि हम अपनी जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स है उनको कर पाए। लास्ट स्टेप जो आता है उसमें हम अपने रिस्क को रिपोर्ट करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं स्टेटस और आउटकम्स जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की थी, जो हमारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले डू अगेन दोज हु आर वाचिंग माय सेशन एंड फाइंडिंग इट जेन्युइनली यूजफुल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है कुछ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं रीड करूंगा। उन्होंने कहा था थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फर्म्स इन अ डेवलपिंग कंट्रीज हैव क्लोज्ड देयर शटर्स बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम लार्ज एमएनसीज। वर्ड टू वर्ड पेपर में यही स्टेटमेंट आई थी। इसका क्या मतलब है, देखो जो आपकी एमएनसीज है उनका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है स्मॉल बिजनेसेस पे और लोकल एंटरप्रेन्योर्स में डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि उनका मार्केट शेयर रिड्यूस हो जाता है, उनके प्राइसेस लोअर हो जाते हैं, इवन रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करती है एमएनसीज। सो जो एमएनसीज है ये तो था इसका नेगेटिव इवेंट, बट साइड बाय साइड जो एमएनसीज है वो इवन कंपटीशन और इनोवेशन को भी स्टिमुलेट करती है डेवलपिंग कंट्रीज में। अब ये कैसे होगी? ये होगी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, नेक्स्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वो कह रहे थे एमएनसीज हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज by transfer of technology, introducing best management practices and helps in improving productivity। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो जो एमएनसीज हैं वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट में पुअर कंट्रीज की। कैसे? टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके, स्किल्स ट्रांसफर करके, नॉलेज ट्रांसफर करके और कैपिटल ट्रांसफर करके। इवन जो एमएनसीज है मे नॉट ऑलवेज एक्ट रिस्पॉन्सिबली और एथिकली। देखो जरूरी नहीं है हर डेवलपिंग कंट्री में एमएनसी रिस्पॉन्सिबल और एथिकली रिएक्ट करेगी या एक्ट करेगी। माइट भी वो कुछ एनवायरमेंटल डैमेजेस को कॉज कर दे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाए, टैक्स इन्वेजन हो जाए और करप्शन भी वो कर सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है आज के सेशन का वो आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। देखो जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है इसका क्या होता है, ये होता है जब आप टोटल रेवेन्यू से जो आपको सेल से हो रहा है उसमें से आप अगर अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस कर दें, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जितने भी आपके इनपुट्स है उसकी, तो आपके पास इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाता है। नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। देखो जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी की टोटल अर्निंग्स को विच इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी सिंपल बात है, देखो जो आपकी अकाउंटिंग प्रॉफिट उसमें अकेली एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है और जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट उसमें दोनों एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है। देखो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना वो हमेशा स्मॉलर होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। क्यों? क्योंकि ये डिडक्ट करता है दोनों एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट अपने रेवेन्यू से, जबकि जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो अकेली एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी जो आपने पे किया आउटसाइड द बिजनेस उसको ही इंक्लूड करता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं। देखो एक स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या कहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और लॉसेस के रिगार्डिंग। वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। बिल्कुल करेक्ट है। देखो हम अपनी एलटीसीजी को हमेशा यूज करते हैं सेट ऑफ करने के लिए हम अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को, यानी इन शॉर्ट जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको हम अकेला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा था जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर वो एक्सीड करता है 1 लाख के, उस पर 20% विद इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स लगेगा। देखो टैक्स जरूर लगेगा बट जो रेट्स है ना वो रिवर्स है। अगर तो आपका कैपिटल गेन 1 लाख को एक्सीड करता है तो 10% लगेगा विद इंडेक्सेशन और 20% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। बहुत इन टर्म्स को आप ध्यान से याद रखना, बड़ी यूजफुल होगी आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक लाइफ इंश्योरेंस का। देखो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये आज के सेशन का और इवन हमारे जून 2023 के सेशन का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं।
All the best to all students who are appearing in the examination that is going to be conducted by NTA day after tomorrow. Best of luck. Hope so आपका सबका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है या कौन सी मर्जी आपकी अटेम्प्ट है आपका क्लियर हो जाए पेपर। फिर उसके बाद हम अपने सेशंस को कंटिन्यू करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर यानी दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आगे 2024 की तैयारी कर रहे हैं। सो आज के सेशन को और इवन इस पीरियड के सेशन को वाइंड अप करने के लिए लास्ट टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। देखो जो लाइफ इंश्योरेंस है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक अमाउंट मनी का यानी सम ऑफ मनी पे किया जाता है बेनिफिशियरी को अपॉन हिज डेथ ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन और आफ्टर अ सेट पीरियड। मान के चलो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक पर्सन अपनी इंश्योरेंस करवा लेता है, अगर उसकी डेथ होती है या पॉलिसी मैच्योर होती है, अगर तो उसकी डेथ होगी तो एक पूरा सम एश्योर्ड जो उसने लिया था पॉलिसी में वो उसके आगे सक्सेसर या नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। तो अगर उसकी डेथ नहीं होती, वो पॉलिसी मैच्योर होती है, तो सारा का सारा अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को पे कर दिया जाता है। देखो जो आपकी पेमेंट है मनी की वो डिपेंडेंट नहीं है कोई कंटिजेंसी पे, सिर्फ ह्यूमन लाइफ को छोड़ के। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में जो आपकी डिपेंडेंट कंडीशन है जिस पे पॉलिसी डिपेंड करती है वो अकेली सिर्फ ह्यूमन लाइफ है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। एक लाइन आई थी, उन्होंने कहा था वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स टू सेल इज लाइफ इंश्योरेंस सच दैट वन हु सेल्स द लाइफ इंश्योरेंस कैन सेल एनीथिंग अंडर द सन। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने यही पूछा था। वो कह रहे थे जौन सा बंदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकता है वो सबसे डिफिकल्ट प्रोडक्ट है, यानी वो कुछ भी बेच सकता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहां पे हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। सो डू मेक योर एफर्ट्स हार्ड, अभी भी एक दिन बचा है, पूरा 101% ट्राई करो, मेरे सेशंस को भी देखो, आपको डैम श्योर इनमें से पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास एक दिन पूरा पड़ा है, पूरी प्रिपरेशन करो, अपने पेपर को उसको विद 100% अचीव करो। सो गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे अहेड। फिर मिलेंगे आफ्टर दिस पेपर दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। उसके बाद न्यू स्टूडेंट्स जो दिसंबर 2023 के लिए प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज यूनिट वाइज पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट होगी। सो रेगुलरली आपकी क्लासेस आएंगी, फॉर क्लासेस विल बी फॉर 100 डेज, यानी अप्रॉक्स 3.5 मंथ्स के लिए क्लासेस चलेंगी। इतना ही हमारे पास टाइम है, जुलाई अगस्त सितंबर, और बचे जो अक्टूबर और नवंबर उसमें चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिए। सो हैव अ गुड डे अहेड।